ओके, अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि जो है वो मैंने जनरल नॉलेज की सीरीज स्टार्ट की है। तो पहले तो मैं आपका माइंड क्लियर करती चलूं। जैसे मैंने आपको आउटलाइन बताई थी और समझाई थी, इसलिए इतना डीप में गई थी समझाते समझाते, ताकि आपका एटलीस्ट माइंड क्लियर हो कि आप इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे क्या। राइट। बताने का मकसद इतना डीपली ये था, थ्योरीज या जितनी भी चीजें मैंने आपको आउटलाइन में बताई, उसका मकसद ये था कि आपका माइंड क्लियर हो। जब भी आप कोई सब्जेक्ट चूज करें तो आपको पता हो कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या। राइट। अगर इंटरेस्ट डेवलप होगा तभी तो आप वो सब्जेक्ट चूज करेंगे। राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि एक अटेम्प्ट दे आते हैं, फिर सोचते हैं नहीं ये तो मैंने जो है वो गलत सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया था, फिर हमें इसको चेंज करना है। तो इससे क्या होता है, डबल मेहनत करनी पड़ती है आपको। राइट। सो जब भी आप सिलेक्ट करें कोई भी सब्जेक्ट, आप उसको थोड़ा सा खुद सर्च किया करें, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या वो मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भी है या नहीं। कभी भी ये नहीं देखा करें कि दूसरे बंदे ने ये उठाया था सब्जेक्ट तो उसकी मार्क्स अच्छी आई है, मैं भी उठा लेता हूँ। नो, इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिया करें। तो अब मैं कंटिन्यू करूंगी इसी लेक्चर को। जो मैं आपको अभी बताने लगी हूँ वो भी मैं आपका माइंड क्लियर करूंगी अभी। इंट्रोडक्टरी क्लास ही होगा आज का भी। अब ये जेंडर और उसकी स्टडी है, तो उसमें उसकी नेचर क्या होती है, उसका स्कोप क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, डिस्कोर्स क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, कैसे ये मल्टी डिसिप्लिनरी है, कैसे सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करना है हमें, क्या क्या चीजें हैं जो हमें वो देखनी होंगी इस सब्जेक्ट में एग्जाम देने से पहले। राइट। आंसर को कैसे लिखना है, ये पूरा मैं आपको अभी इस सब्जेक्ट का थोड़ा सा जिस्ट बताऊंगी, तो आप इस कनेक्टेड रहें। तो पहले ही है, फर्स्ट जो हेडिंग है मैं आपको दिखा देती हूँ। राइट। फर्स्ट हेडिंग है जेंडर स्टडीज। ओके। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जेंडर में सिर्फ वुमेन नहीं आती, जेंडर में सिर्फ मेन नहीं आता, जेंडर में दूसरे भी आ जाते हैं। क्वेयर आ जाते हैं, लाइक एलजीबीटी आ जाते हैं, एल फॉर लेस्बियन, जी फॉर गेज, ओके, बी फॉर बाइसेक्सुअल्स, टी फॉर ट्रांसजेंडर्स। तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। राइट। इन सारों की स्टडी जो है वो जेंडर स्टडी है। ओके। उसकी नेचर क्या है। अब नेचर जब भी पढ़ें या उसका सिग्निफिकेंस जब भी पढ़ें या स्कोप जब भी देखें, तो खुद खुद पे वो चीज अप्लाई करके देखें, खुद की सोसाइटी पे वो चीज अप्लाई करके देखें। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ें, उसका एक ही मोटिव होना चाहिए आपका कि मैं लर्न कितना कर रहा हूँ। राइट। सो नेचर क्या होगी, स्कोप क्या है। अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका कोई स्कोप भी है या हम लोग ऐसे ही पढ़ रहे हैं। राइट। तो जाहिर है कोई स्कोप होगा, फजूल में तो नहीं ये सब्जेक्ट बनाया होगा किसी ने। राइट। डिस्कोर्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है सब्जेक्ट की। ओके। अब हम लोग जो है मैं आपको बताती हूँ, समझाती हूँ कि बिफोर स्टार्टिंग और सिलेक्टिंग एनी सब्जेक्ट, इट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। जो मैंने अभी बात किया आपके साथ, कि जब भी कोई आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करें या स्टार्ट करें, तो ये ज़रूरी है कि आप ये देखें कि एसेंशियल क्या है, अंडरस्टैंड करें कि उसकी नेचर क्या है, सब्जेक्ट की नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। ओके। देन आगे लिखा हुआ है कि एवरी सब्जेक्ट हैज इट्स ओन नेचर, स्कोप एंड बाउंड्रीज। अब हर सब्जेक्ट की क्या होती है, अपनी ही नेचर होती है, अपना स्कोप और अपनी ही बाउंड्रीज भी होती हैं कुछ। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को देखें, तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्योंकि मैंने एमबीए किया हुआ है, तो मैं जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ी हूँ, तो उसमें जो भी हमें लेक्चर मिलता था ना, उस पे हमें एटलीस्ट 10 to 15 एग्जाम्पल्स तो ऐसे ही दिए जाते थे। तो मैं मेरे से आप वही एक्सपेक्ट करिएगा, क्योंकि मैं हर चीज में एग्जाम्पल बहुत दे के समझाती हूँ। राइट। तो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है माइक्रो एंड मैक्रो
लेवल पे, जैसे कि ये एग्जांपल दे रहे हैं, जेंडर स्टडी पे भी ये वैसे ही आएंगे। माइक्रो एंड मैक्रो का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक इंडिविजुअल है, एक कंट्री है या एक सोसाइटी है, उसकी फॉर एग्जांपल उसकी डिमांड क्या है, उसकी सप्लाई क्या कितनी होनी चाहिए, पॉपुलेशन कितनी है, राइट, उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है, राइट, ये फैक्टर्स हम लोग देख रहे होते हैं। प्रोडक्शन कितनी होगी, डिस्ट्रीब्यूशन कितनी होगी, कंजम्पशन कितनी होगी, राइट, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं। माइक्रो मीन्स छोटी लेवल पे, माइक्रो मीन्स किसी अगर कंट्री के किसी चीज के आप बारे में पढ़ रहे हैं ना, फॉर एग्जांपल, तो माइक्रो लेवल पे पढ़ रहे हैं, छोटी लेवल पे, और मैक्रो मीन्स बड़ी लेवल पे। अब मैक्रो लेवल पे जो है वो इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल जीडीपी आ जाती है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ओके, आपकी आ जाती है एफडीआई, आ जाती है रिमिटेंस, आ जाती है इन्फ्लेशन, आ जाती है, ओके, डिफरेंट चीजें आ जाती हैं मतलब इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। सो अब वैसे ही ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें हम लोग डिफरेंट चीजें पढ़ते हैं। इसका जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का किसी ने मुझसे पूछा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्या की क्या जरूरत है, मतलब क्या है इकोनॉमिक्स है क्या, तो हम लोग पढ़ रहे होते हैं इकोनॉमी एट अ माइक्रो एंड मैक्रो लेवल, राइट। सो सिमिलरली अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस की तरफ आए, तो ये पॉलिटिक्स जो है, राइट, उसकी भी एक साइंस है, कैसे इवॉल्व हुई। जैसे पहले दौर में जो है वो लोग क्या करते थे, गुजारा करते थे हंटिंग पे, राइट, हंटिंग करने के बाद जो है वो थोड़ी थोड़ी लोगों में जब समझ आने लगी, तो फिर क्या हुआ कि लोगों में जो है वो लोग हंटिंग से हटे, जैसे ही एडवांसमेंट आई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन आने लगी, लोग जो है वो लैंड परचेज करने लगे, तो एक दूसरे से उनको जो है वो डर होने लगा, क्योंकि हर कोई चाहता था कि मैं होर्डिंग करूं, मैं जमा करूं, मैं मेरे पास और ज्यादा हो, तो उनको एक फीलिंग आई, उनको एक चीज महसूस हुई कि कोई तो ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जो हमें लीड करे, राइट। तो फिर एग्रेरियन सोसाइटी आई, फिर एग्रेरियन सोसाइटी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, राइट। सो अब एआई का दौर है, तो देखें पॉलिटिक्स भी क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो इसकी भी एक साइंस है जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल साइंस। अब इसमें देखें लिखा हुआ है पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड इंस्टीट्यूशंस, जाहिर है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करने के लिए पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, राइट। सो ऐसे ही हम लोग जो है वो कवर करेंगे डिफरेंट चीजों का, जूलॉजी, जू एंड लोगोस मीन्स स्टडी, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसमें एनिमल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, तो इसमें क्या हम कर रहे होते हैं, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स की स्टडी कर रहे होते हैं, राइट। सो अब मैं आ जाती हूँ थोड़ा सा नीचे, आपका थोड़ा सा मैं क्या बना रही हूँ, माइंड बनाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैंने सब्जेक्ट की, मैं सिर्फ दरवाजे पे खड़ी हूँ, राइट, मैं उस दरवाजे के अभी अंदर नहीं गई, अभी मैं उस दरवाजे पे खड़ी हूँ, और मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये हम कवर कैसे करेंगे, इसको हम कैसे पढ़ेंगे। सो एवरी सब्जेक्ट प्रोवाइड्स अ कॉन्सेप्चुअल सर्कल, ओके, हर सब्जेक्ट आपको कॉन्सेप्चुअल आइडिया भी देता है, एंड विद इन दैट सर्कल वी डिबेट, डिस्कस एंड एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द पर्पस ऑफ द सब्जेक्ट। अब उस कॉन्सेप्चुअल सर्कल में हम क्या करते हैं, उस सब्जेक्ट पे डिबेट करते हैं, उसको डिस्कस भी करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज भी कर देते हैं, अंडरस्टैंड भी कर देते हैं उस सब्जेक्ट को, फिर पर्पस भी देखते हैं उस सब्जेक्ट का, समझ रहे। तो यह वैसे ही सिमिलरली, to study gender studies, we must first understand its nature and boundaries. जेंडर स्टडी को पढ़ने से पहले भी हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसकी नेचर क्या है और इसकी बाउंड्रीज क्या है, लिमिटेशंस क्या है, ओके। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे, ओके, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज, ओके। अब इंटरडिसिप्लिनरी नेचर क्या है इस सब्जेक्ट की, ये कैसे जो है वो दूसरे सब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट है,
और कैसे ये जो है वो सब्जेक्ट जो है इसकी नेचर क्या है, इसमें क्या हम लोग कवर करेंगे, तो देखते हैं कि जेंडर स्टडीज इज अ न्यू एंड इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। जेंडर स्टडीज एक नया और इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। मींस फॉर एग्जांपल, कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो है ना वुमेन स्टडीज को अलग कर दो, कुछ लोग कहते हैं कि जो है मेन स्टडीज को अलग कर दो, पर दिस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ओके, इट ड्रॉज नॉलेज फ्रॉम मल्टीपल डिसिप्लिन्स, और ये ड्रॉ करता है नॉलेज मल्टीपल डिसिप्लिन से, मल्टीपल सब्जेक्ट से, राइट। सो उसमें क्या आ जाती है, हिस्ट्री से लेता है ये नॉलेज। ओके, इस ये लेता है नॉलेज सोशोलॉजी से। अब हिस्ट्री, जितने भी हिस्ट्री में इवेंट्स हुए हैं उसमें भी हम देखते हैं कि भाई जेंडर को कौन कौन से मसले थे, जेंडर कैसे जो है वो जेंडर को कैसे राइट्स मिले, जेंडर की थ्योरीज क्या हैं, राइट। अगर सोशोलॉजी में देखें तो उसमें हम लोग ह्यूमन का बिहेवियर एक इन्वायरमेंट में रहते हुए देखते हैं, उसकी वैल्यूज, उसके नॉर्म्स, उसके मोर्स और उसकी कल्चर को देखते हैं सोशियोलॉजी में। ओके, एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग ह्यूमन की स्टडी कर रहे होते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स में भी हम लोग देखते हैं कि कैसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो रही है, कैसे जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रही है, कैसे चीजें इवोल्व हुई, कैसे जो है वो लोगों ने जो है वो तरक्की करना शुरू की, कैसे उन्होंने लॉज बनाए, राइट। पॉलिटिक्स में देखते हैं इसको, पॉलिटिक्स में वुमेन की को कौन से प्रॉब्लम्स हैं, क्या वुमेन को चैलेंजेस फेस करने पड़े, या पॉलिटिक्स में करंट पोजीशन क्या है औरतों की, कौन कौन से वायलेंसेस वुमेन फेस कर रही है। ओके, लॉ में देखते हैं तो देखते हैं कि कितने लॉज हैं जो बनाए गए वुमेन के राइट के लिए, वुमेन राइट्स के लिए, राइट। अब जैसे रिसेंटली पीपल्स पार्टी ने जो है वो लॉ बनाया डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, तो ये सारी चीजें जो है वो इसमें आ जाती हैं। मीडिया कैसे पोर्ट्रे कर रही है जेंडर को, जैसे दिखाया जाता है कि भाई औरत को जो है वो थप्पड़ भी मार देते हैं, औरत को घर से निकाल देना, औरत को घसीटना, ये सारी चीजें ये मीडिया क्या कर रही है, मीडिया इसको नॉर्मलाइज कर रही है। तो मीडिया मीडिया का रोल क्या है। ओके, लिटरेचर कैसे इस चीज को डिफाइन करता है, जैसे आपने पढ़ा होगा गर्ल्स स्कूल, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल, इकोनॉमिक्स, होम इकोनॉमिक्स फॉर द गर्ल्स, राइट। गर्ल्स के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म के टर्म्स यूज किए जाते हैं कि सुघड़ औरत, जो है वो मर्द के लिए जो है ब्रेव बंदा, राइट, ब्रेव आदमी। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये लिटरेचर हमें बता रहा होता है, लिटरेचर ने हमारे माइंड में डाली हैं, कंस्ट्रक्ट की हैं, राइट। दीज थिंग्स आर नॉट नर्चर्ड। ओके, सो अब आ जाते हैं थोड़ा सा और नीचे। द नेचर ऑफ जेंडर स्टडीज इज बेस्ड ऑन थ्री मेजर एलिमेंट्स। जो नेचर है जेंडर स्टडीज की वो किस पे बेस करती है, वो थ्री मेजर एलिमेंट्स पे बेस कर रही होती है। जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग इसको आपको ज्यादा बताने शुरू कर देते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि विमेन्स स्टडीज, अब औरत की स्टडी, विमेन्स स्टडीज फोकसेस ऑन द विमेन ओरिएंटेड रिसर्च, थ्योरीज एंड एनालिसिस। अब जो विमेन स्टडी होती है, औरतों की स्टडी होती है, उसमें वो किस चीज पे बेस करती है, वो औरतों की रिसर्च पे, उस उनसे रिलेटेड थ्योरीज पे, और उन पे एक एनालिसिस डेवलप करती है अक्रॉस ऑल द डिसिप्लिन्स। ओके, ये इंक्लूड करता है विमेन इन पॉलिटिक्स, विमेन इन हिस्ट्री, विमेन इन एंथ्रोपोलॉजी, विमेन इन सोशियोलॉजी, राइट, विमेन इन इकोनॉमिक्स, women in law, women in media, and women in development. Okay, so ये एक एस्पेक्ट हो गया। सो इन सिंपल टर्म्स वुमेन स्टडीज इज अ डीपली कनेक्टेड विद द फेमिनिज्म। अब वुमेन स्टडी जो है वो डीपली कनेक्टेड किससे है, फेमिनिज्म से। ओके, इज इट एग्जामिन्स द विमेन्स ऑपरेशन, जैसे कि ये एग्जामाइन करता है, ये डिटरमिन करता है, ये बताता है औरतों पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनको जो सप्रेस किया जा रहा है, राइट।
वुमेन को जो डिबेस किया जाता है, डिग्रेड किया जाता है, वुमेन को जो है वो राइट्स नहीं दिए जाते, मार्जिनलाइज किया जाता है वुमेन को, वुमेन रेजिस्टेंस क्रिएट की जाती है, एंड एम्पावरमेंट के बारे में भी। ओके, कैसे वुमेन ने रेजिस्ट किया है, कैसे वुमेन ने एम्पावरमेंट हासिल की है, या हासिल की भी है कि नहीं हासिल की। राइट, सो विमेन स्टडीज में बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है एक फेमिनिज्म का, जो एग्जामिन करता है विमेन से रिलेटेड ऑपरेशन, मार्जिनलाइजेशन, रेजिस्टेंस एंड एम्पावरमेंट। दूसरी एस्पेक्ट है मेन्स स्टडी। ओके, एक मर्द की स्टडी जिसे आप मेन कहते हैं, राइट। सेकंड एलिमेंट है ऑफ जेंडर स्टडीज इज मेन्स स्टडीज। ओके, एंड दिस एरिया फोकसेस ऑन मेल एटीट्यूड। एक मर्द का एटीट्यूड क्या है, मस्कुलिनिटी। ओके, ब्रेव होगा, रोग होगा, राइट। ये टर्म्स यूज होते हैं हमारे लिटरेचर में कि मैन इज अ ब्रेव, मैन इज अ वॉरियर, मैन, मर्द को दर्द नहीं होता, बेसिकली ये सारे टर्म्स यूज होते हैं कि मर्द रोता नहीं है, राइट। और डोंट एक्ट लाइक अ सिसी, लाइक दीज टर्म्स जो है वो ये मस्कुलिनिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं, उनके एटीट्यूड का एक डेवलप किए जाते हैं, उनको, उनके माइंड में ये चीज डाली जाती हैं। सोशल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मेन, अब सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है मेन से, राइट। राइट्स तो मेन के भी है ना, राइट, वो भी तो फील करता है, उनके भी तो, वो भी तो फील करता होगा। ऑब्वियसली ही इज ऑल्सो ह्यूमन बींग। पर सोसाइटी ऐसे पोर्ट्रे करती है कि मेन तो रोएगा ही नहीं, मेन तो रोता ही नहीं है, मेन को तो दर्द ही नहीं होता, मेन जो है वो, फॉर एग्जाम्पल मेन के बारे में ये बोला जाता है कि जो है वो मेन के लिए ब्लू है, पिंक जो है वो गर्ल के लिए है, ये सारी। और मेन जो है वो ब्रेड अर्नर है, मेन ही कमा के लाएगा, औरत जो है वो घर पे रहेगी। तो ये सारी चीजें क्या करती है सोसाइटी, एक इंसान के माइंड में जब वो पैदा होता है, पैदा होने से के बाद, और जो है वो पूरी जिंदगी उसके माइंड में ये चीज डाली जाती है कि नहीं, आप मर्द हो तो आप ये करोगे, आप गर्ल हो तो आप ये करेंगी। तो ये सारी चीजें पावर स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू मेन। अब पावर स्ट्रक्चर में जो है वो कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं मेन से रिलेटेड। ओके, इट एग्जामाइंस how gender norms also shape men's behavior, roles and responsibilities in society। अब यही सारी चीजें बताती हैं और शेप करती हैं एक मर्द के बिहेवियर को, उससे रिलेटेड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ओके, अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कि थर्ड एलिमेंट कौन सा है। सो द थर्ड इम्पोर्टेंट एलिमेंट इज क्वेयर। अब ये क्वेयर जो है ना, इसको हम कहते हैं अटपटा, राइट। जो चीज जो है वो बिजार हो, जो चीज जो ना नॉर्मल से हटके इरेगुलर जो चीज होती है ना, उससे हम कहते हैं क्वेयर। ओके, क्वेयर स्टडीज फोकसेस ऑन द जेंडर्स अदर देन द टू बाइनरी जेंडर्स, मेल एंड फीमेल। अब क्वेयर स्टडी में जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जेंडर स्टडीज में ये सारे ये भी आ जाते हैं लोग, और मेन एंड वुमेन भी आ जाती है। तो ये हटके, मेल एंड फीमेल से हटके जो जेंडर्स आ जाते हैं ना, उसको भी ये स्टडी करता है ये सब्जेक्ट। जिसे हम लोग एज वन वर्ड में डिस्क्राइब करें तो उसको हम क्वेयर कहते हैं। पर ये इंक्लूड कौन कौन से लोग करते हैं, तो ये इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ लेस्बियंस, ओके, गेज, ट्रांसजेंडर्स, ओके, होमोसेक्सुअल्स। अब ये सारे टर्म्स हम लोग करेंगे फर्स्ट क्लास में, मैं आपको ये सारे टर्म्स बताऊंगी कि इसमें हम ये हैं क्या, बायसेक्सुअल्स कौन होते हैं, ओके, एंड अदर जेंडर आइडेंटिटीज। ओके, अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। क्वायर स्टडीज हाइलाइट्स द जेंडर डाइवर्सिटी। ओके, क्वायर स्टडी हमें बताती है डाइवर्सिटी। डाइवर्स मींस जो डिफरेंट चीजें, डिफरेंट डाइवर्स किस्म की, सन्ड्री, ओके, जो इन्यूमरेबल चीजें, ओके, एंड उससे रिलेटेड चैलेंजेस।
एंड हेट्रोनॉर्मेटिव सोशल स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो हमें कौन बताता है, क्वेयर स्टडीज में हम लोग पढ़ेंगे। और ओके, अगर मैं आपको समरी बताऊं या समरी ऑफ नेचर की बात करूं, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है पर इसमें फिर से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। दीज थ्री एलिमेंट्स, फिर वो विमेन्स स्टडी हो या मेंस स्टडी हो या क्वेयर स्टडी हो, डिफाइन करता है, डिफाइंस द बाउंड्रीज ऑफ द जेंडर स्टडीज, बाउंड्रीज बताता है जेंडर स्टडीज की। ओके, within these boundaries we study gender as a social, political, economic एंड कल्चरल कंस्ट्रक्ट। अब इन सारों की के अंदर इनकी बाउंड्रीज को देखें तो हम लोग इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट कवर करेंगे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। अब ये एक मैं आपको बात और बताऊं इधर, राइट, थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊं कि हमेशा ऐसे में भी ये याद रख लें, यहाँ आप जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें ना तो ये पेस्टल एनालिसिस याद रख लें, पेस्टल, PESTL, पेस्टल एनालिसिस, P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, या इकोनॉमिक या इकोनॉमी, ओके, या इन्वायरमेंटल, ओके, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, एंड A फॉर L फॉर लीगल, तो ये सारी, C फॉर कल्चरल। सो ये एस्पेक्ट्स आप इंक्लूड किया करें, हेडिंग्स आप इनसे रिलेटेड बनाया करें, राइट। अब स्कोप पे आ जाते हैं, राइट। अब स्कोप ऑफ जेंडर स्टडीज हम लोग देखें तो जेंडर स्टडीज का जो वो हम लोग एग्जामाइन करेंगे या हम लोग डीपली पढ़ेंगे कि जेंडर इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में जेंडर है जो उनकी रिप्रेजेंटेशन, उनकी प्रॉब्लम्स, कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनको, कौन से फैक्टर्स हैं, क्या वे फॉरवर्ड होगा, हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको बताया जेंडर इन हिस्ट्री, कैसे जेंडर के रोल्स रहे हैं हिस्ट्री में। आहिस्ता आहिस्ता पहले तो वुमेन को जो है एज अ टूल फॉर रिप्रोडक्शन समझा जाता था, राइट, फिर कैसे उनको आहिस्ता आहिस्ता राइट्स मिले, वेव्स आई फेमिनिज्म की, राइट टू वोट मिला, फिर राइट टू सोशल, आई मीन इन जो सोशल स्पेसेस होते हैं, या हम लोग कहें कि ऑफिसेज में उनको जगह मिली, या इन्वायरमेंट में उनको जो है वो राइट्स दिए गए, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ने उनको राइट्स दिए, राइट। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से राइट हैं जेंडर के, मीडिया कैसे पोर्ट्रे कर रही है, लिटरेचर कैसे जो है वो वुमेन को डिफाइन कर रहा है, ओके। इंटरनेशनल रिलेशंस में वुमेन का रोल क्या है, डेवलपमेंट में कौन सा रोल है, या एवरी डोमेन ऑफ लाइफ में, हर डोमेन में वुमेन के बगैर या मेन के बगैर भी ये पॉसिबल नहीं है, राइट। सो इन ये सारी चीजें जो है वो स्कोप में आ जाती हैं। दिस मीन्स वी आर जेंडर्ड बींग्स। इसका मतलब ये है कि हम लोग क्या है, जेंडर्ड बींग है, एंड जेंडर्ड जेंडर इन्फ्लुएंसेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, एंड जेंडर ही जो है वो इन्फ्लुएंस करता है हर एस्पेक्ट हमारी लाइफ की, और ये सच भी है और इसमें कोई दो राय नहीं है, ओके। ऑल discussions in gender studies are conducted from one core perspective, the gender। जितने भी डिस्कशंस होंगे जेंडर स्टडी में, जेंडर स्टडीज में, वो क्या किए जाएंगे, कंडक्ट किए जाएंगे फ्रॉम वन कोर एस्पेक्ट। कोर एस्पेक्ट मींस जो मेन आइडिया होता है ना, कोर एस्पेक्ट जो होती है वो होगा जेंडर प्रोस्पेक्टिव, वो जेंडर प्रोस्पेक्टिव से ही की जाएंगे, ओके। और अगर मैं आगे आऊं तो आगे क्या लिखा हुआ है कि एवरी जेंडर, every gender, every every subject has a specific discourse prism और a lens। हर सब्जेक्ट का क्या होता है, अपना ही डिस्कोर्स होता है, राइट, अपना ही एक प्रिज्म होता है और अपना ही एक लेंस से हम लोग क्या उसको देख रहे होते हैं, ओके। So without understanding the discourse of the subject, the students cannot truly excel in it।
बगैर इसको अंडरस्टैंड किए हुए इस सब्जेक्ट के प्रिज्म को, इस सब्जेक्ट के जो है वो डिस्कोर्स को, या बगैर इस सब्जेक्ट को समझे हुए हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं जो है वो एक्सेल कर पाएंगे, नहीं इसको सही से पढ़ पाएंगे सब्जेक्ट को। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी से समझा चुकी हूँ मैं। टू मास्टर एनी सब्जेक्ट वन मस्ट बी मेंटली अलाइंड विथ इट्स डिस्कोर्स। इसको समझ, इस सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त क्या होना चाहिए कि जो भी इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा है वो मेंटली अलाइंड होना चाहिए इसके डिस्कोर्स के साथ। ये कैसे रिलेटेड है, इसका स्कोप क्या है, बाउंड्रीज क्या हैं, लिमिटेशंस क्या हैं। ओके, कॉन्सेप्चुअली फैमिलियर विथ इट्स प्रोस्पेक्ट। और कॉन्सेप्चुअली एक कॉन्सेप्ट बनाएं आप, कॉन्सेप्चुअली खुद को फैमिलियर करना चाहिए कि इसका प्रोस्पेक्टिव क्या है सब्जेक्ट का। ओके, राइट। For example, in economics, our mental lens focuses on markets, growth, indicators and development। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं कि अपना एक लेंस बनाते हैं, अपना नजरिया बनाते हैं, एक आइडियोलॉजी बनाते हैं कि हम लोग इसमें मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, राइट। यहाँ ये सारी जितनी होती हैं मार्केट्स जो है वो, इसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं मार्केट्स की। और हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं जाके डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को जाके क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई है तो कौन कौन से दूसरे फैक्टर्स हैं जो इंक्रीज हुए हैं। सपोज करें अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो लोग क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेविंग कर रहे हैं क्योंकि उनको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, राइट। और इसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट्स आई हैं। ओके, जेंडर स्टडीज। इन जेंडर स्टडीज आवर मेंटल लेंस मस्ट फोकसेस ऑन जेंडर रिलेशंस। जेंडर का एक दूसरे के साथ रिलेशन क्या है, पावर इम्बैलेंस कैसे क्रिएट हुआ है, राइट। इन इनइक्वालिटीज में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, कौन कौन सी इनइक्वालिटीज हैं जो जेंडर फेस कर रहा है। ओके, जेंडर डिस्कोर्स। द discourse of the gender studies requires to जेंडर। अब ये जो डिस्कोर्स है जेंडर स्टडी का वो रिक्वायर करता है हमें टू जेंडर एवरीथिंग, कि हर चीज को आप क्या करें, जेंडर करें। जितनी भी चीजें हैं उसको हम लोग, सोसाइटी एज अ होल क्या करती है, वो जेंडर से रिलेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, लड़की जो है वो 9 बजे से ज्यादा घर से बाहर नहीं रहे, बट लड़के जो है वो रह सकते हैं बाहर, राइट। ये एक माइंड बनाया गया है, लड़की है तो ये जो है वो डॉल से खेलेगी और लड़का जो है वो बैट बॉल से खेलेगा, राइट। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये एक डिस्कोर्स बनाती हैं सब्जेक्ट का। हर चीज में जो है वो जेंडर को ले आती हैं और जेंडर्ड कर देती हैं हर चीज को। अगर विमेन है तो वो डॉक्टर ही बनेगी, नर्स ही बनेगी। अगर मेन है तो वो वॉरियर बनेगा, वो सोल्जर बनेगा, वो जो है वो पायलट बनेगा, वो सोल्जर बनेगा। तो ये सारी चीजें क्या हैं, कंस्ट्रक्टेड हैं। ये जेंडर रोल्स जो है वो सोसाइटी ने जो है वो असाइन किए हैं जेंडर्स को। ओके, अब एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। मीडिया, रेडियो ऑफ फीमेल, ऑफ मेल एंड वर्सेस फीमेल रिपोर्टर्स एंड रिप्रेजेंटेशन। ओके, पॉलिटिक्स में आए तो रेडियो ऑफ मेल एंड फीमेल एमएनए एंड एमपीए। okay, ratio, sorry, it's a ratio. What I am saying, it's a ratio of male versus female. okay, मीडिया में कौन कितना रेशो है, रेशो क्या है मेल का एंड रेशो क्या है फीमेल का, रिपोर्टर्स जितनी भी हैं। अब आप देखेंगे कि हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि पहले तो ये होता था कि मीडिया में बहुत बुरा समझा जाता था, ये हमारी सोसाइटी में अब भी बहुत बुरा समझा जाता है। पर मीडिया में हम लोग देखें तो ये तो इन्होंने बात की है रेशो की, कि भाई रिपोर्टर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स कितने हैं। पर अगर हम लोग मीडिया को देखें तो जितनी भी चीजें हैं जो सेल करनी होती हैं तो उसमें क्या किया जाता है, विमेन को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, राइट। विमेन को ऑब्जेक्टिफाई, आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में मोस्टली लोगों को क्या करने के लिए, इंटाइस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए विमेन को हायर किया जाता है,
वुमेन की एडवर्टाइजमेंट की जाती है, राइट। उनको ऐसे कपड़े भी दिए जाते हैं, कॉस्ट्यूम्स उनको ऐसे पहनाए जाते हैं कि ताकि लोग जो है वो अट्रैक्ट हों। तो ये क्या होता है, ये सारी चीजें ऑब्जेक्टिफाई कर रही है विमेन को, ये मीडिया पोर्ट्रे कर रही है जेंडर को। ओके, तो जैसे रेशो देखें हम लोग मेल एंड फीमेल का, रिपोर्टर्स का, तो वो आपको मेल ज्यादा मिलेंगे, फीमेल आपको कम ही मिलेंगी। पॉलिटिक्स में भी ये हाल है, बिल्कुल एमएनए हो एमपीए हो, तो कितना रेशो होगा विमेन का, आप खुद बताएं। कि विमेन का आई थिंक 60 है, 10 माइनॉरिटीज का है, और बाकी जो है वो मेल ही है। उसमें भी कुछ फिक्स्ड कोटा है, वो हम लोग वुमेन इन पॉलिटिक्स में कवर करेंगे। अगर इकोनॉमिक्स में देखें तो बिजनेस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड विमेन, आप बताएं कितनी औरतें हैं जो अ, अपना बिजनेस रन करती हैं हमारी सोसाइटी में, आप बताएं। रेशो खुद ही आप देखें। ओके, अभी तो थोड़ा सा अ, रुझान बढ़ रहा है, या ये जो पैरोकियल माइंडसेट थोड़ा सा कम हुआ है, पर पहले तो बहुत ज्यादा था। बिजनेसेस भी जेंडर्ड होते हैं कुछ। फॉर एग्जांपल विमेन जो है वो बहुत सारी बिजनेसेस नहीं कर सकती, राइट, क्योंकि ये ये भी जो है वो जेंडर्ड चीज है, लोगों ने इसको भी जेंडर्ड कर दिया है। हिस्ट्री में देखें, स्टोरीज आर रिकॉर्डेड, मेंस और विमेन्स, किसकी ज्यादा स्टोरीज बनाई जाती थी, मेन की बनाई जाती थी या वुमेन पे बनाई जाती थी, तो ये भी हम लोग पढ़ेंगे। जेंडर के डिस्कोर्स में ये सारी चीजें आ जाती हैं। दस, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मीडिया आर ऑल जेंडर्ड। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, मीडिया हो गया आपका, ये सारी चीजें क्या करता है, जेंडर्ड बना देता है। सिंस आगे हम लोग पढ़ें तो सिंस जेंडर स्टडीज emphasizes women's marginalization, अगर हम लोग जेंडर स्टडीज पे बात करें तो वो करता क्या है कि women को marginalize करता है। ओके, इट्स डोमिनेंट डिस्कोर्स इज फेमिनिस्ट, इसका जो डोमिनेंट डिस्कोर्स है वो है फेमिनिस्ट। ओके, देयरफॉर द प्राइमरी लेंस ऑफ जेंडर स्टडीज इज फेमिनिज्म। तो जो प्राइमरी इसका आइडिया होगा, या इसका प्राइमरी डिस्कोर्स होगा, या प्राइमरी लेंस से आप देखें इसको, तो वो जेंडर जेंडर स्टडीज का वो फेमिनिज्म ही होगा। ओके, अब दूसरी चीजें जो आ जाती हैं सब्जेक्ट में, वो आ जाता है थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। अब देखें, हर सब्जेक्ट की अ, अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे जब आप ऐसे लिखेंगे तो आउटलाइन बनाएंगे, उसमें सारी आप क्या लिखेंगे, उसमें आप लिखेंगे अपना, उसमें आउटलाइन में सारी हेडिंग्स लिखेंगे, राइट। आप जब ऐसे लिखना शुरू करेंगे तो वो प्लेन राइटिंग होगी, उसमें कोई भी हेडिंग नहीं आएगी। पर अगर हम लोग किसी और सब्जेक्ट को लें, फॉर एग्जांपल इस्लामियात को लेते हैं, तो इस्लामियात में आयत्स, कोटेशंस, इवेंट्स, और उसका जो है वो मॉडर्न दौर पे क्या मतलब एक होता है ना, इम्पेक्ट क्या है। तो इस सब्जेक्ट का भी थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव भी है एंड एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स भी हैं कुछ, वो देख लेते हैं। जेंडर स्टडीज रिलाई करता है हेविली ऑन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क पे। इसमें क्या होता है कि हम लोग थ्योरीज पढ़ेंगे, और हाईली ये रिलेट करता है, रिलाई करता है किस पे, थ्योरीज पे, इंक्लूडिंग जेंडर से रिलेटेड थ्योरीज। ओके, मेन थ्योरीज, फेमिनिज्म थ्योरीज, ओके, फेमिनिस्ट थ्योरीज आ जाती हैं इसमें, डेवलपमेंटल थ्योरीज आ जाती हैं, जैसे विमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट, सो डिफरेंट थ्योरीज आ जाती हैं। डेवलपमेंटल थ्योरीज जैसे सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, साइको एनालिटिक, डिफरेंट थ्योरीज आ जाती हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, लिबरल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, ये सारी थ्योरीज उसमें आ जाती हैं। पोस्ट मॉडर्न, ओके, तो ये थ्योरेटिकल प्रोस्पेक्टिव को हम लोग कवर करेंगे। स्टूडेंट्स मस्ट आल्सो लर्न द सब्जेक्ट स्पेसिफिक जार्गन्स। अब हर सब्जेक्ट के क्या होते हैं, कुछ जार्गन्स होते हैं, जार्गन्स टर्म्स होते हैं,
वो लिखना ज़रूरी होता है। ओके, तो इस सब्जेक्ट को भी आप वैसे ही लेंगे। ओके, अब यूज़ फैक्चुअल डेटा अनकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, ओके, सच एज लिटरेसी रेट। अब हम लोग जब भी कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उसमें क्या फैक्चुअल डेटा लिखना जरूरी हो जाता है। ओके, और आपको वो क्या लिखना होगा, आप कॉन्शियसली उसको लिखें, आप उसको जरूर लिखें। और जो है वो क्या होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए वो डेटा। ओके, अब उसके लिए डिफरेंट सोर्सेज हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक, डेटा बैंक, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, या ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स, या गूगल स्कॉलर हो गया। राइट, सो ये आपको डेटा आजकल तो ये अपना एआई का दौर है, तो आप एआई यूज करें, एआई के टूल्स यूज करें, उधर से आप डेटा लें। राइट, आप आर्टिकल्स की समरीज लें, उससे आप डेटा लें। सो लिटरेचर से आपको क्या डेटा लेना पड़ेगा, लिटरेसी रेट क्या है, एम्प्लॉयमेंट रेशो क्या है, एजुकेशनल स्टेटिस्टिक्स क्या है, जेंडर इंडिकेटर्स क्या हैं, कितने परसेंट विमेन जो है और कितने परसेंट मेन जो है उनको जो है वो वोटिंग राइट दिया गया है, कितने परसेंट लोगों को जो है वो एजुकेशन दी जा रही है, कितने परसेंट लोग जो है वो आउट ऑफ स्कूल हैं, चिल्ड्रन की बात करें तो। और नेशनल एंड इंटरनेशनल सर्वेज आप देखें उसमें ये जो है वो विमेन का जो जेंडर गैप आ जाता है, ये सारी रिपोर्ट्स आपको मिलती हैं जो सर्वेज होते हैं एनुअली। राइट, तो ये चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे। ऑल डेटा मस्ट बी प्रेजेंटेड फ्रॉम अ जेंडर प्रोस्पेक्टिव, और जेंडर प्रोस्पेक्टिव से रिलेटेड ही होना चाहिए अपना डेटा आपका। ओके, एकेडमिक राइटिंग रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, स्टार्ट योर आंसर विथ रिलेवेंट कोटेशंस। अब ना सिर्फ जार्गन्स यूज करने हैं आपको इसमें, बट इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले, आंसर करने से पहले आपको रिलेवेंट कोटेशंस लिखनी पड़ेंगी इसमें। ओके, डेटा स्टेटिस्टिक्स एंड सर्वेज लिखने पड़ेंगे आपको। ओके, आप इसमें चार्ट्स डालें, टेबल्स डालें, डायग्राम्स डालें इसमें। ओके, और थ्योरी टू प्रैक्टिस अप्लाई करें। ये थ्योरीज कैसे रिलेटेड हैं आंसर से, आपकी उसमें जो चीज पूछी गई है वो कौन सी थ्योरी उससे रिलेटेड है। राइट, सो उनको रिलेट करें तो आपको आपके आंसर को क्या मिलेगा। एकेडमिक राइटिंग में सीएसएस या पीएमएस या पीसीएस या बलूचिस्तान का एग्जाम हो के पीएमएस का एग्जाम हो, तो उसमें क्या होगा, आपको आपके आंसर में क्या आएगी, जान आएगी, और रीडर को मजा आएगा आपके कंटेंट को पढ़ते हुए। ओके, वाई जेंडर स्टडीज। अब जेंडर स्टडीज क्यों, बिकॉज जेंडर स्टडीज इज इम्पोर्टेंट। क्यों जरूरी है, क्योंकि इसकी नेचर जो है वो इंटरडिसिप्लिनरी है, ये कनेक्ट करता है मल्टीपल सब्जेक्ट्स को इनटू वन फ्रेमवर्क। ओके, मेन हो गया, विमेन हो गया, क्योर क्वेयर स्टडी हो गई जिसमें एलजीबीटी आगे सारे। ओके, और दूसरी इम्पोर्टेंस क्या है इसकी, कि इट इज प्रैक्टिकल एंड अप्लाइड सब्जेक्ट। ये प्रैक्टिकल भी है और अप्लाइड सब्जेक्ट भी है। ओके, ये आप पे अप्लाई भी, आप खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं, खुद की फैमिली पे, खुद के सारे जेंडर्स पे अप्लाई करेंगे। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ओके, इट इनेबल्स इन्फॉर्म्ड डिबेट यूजिंग डेटा, लॉजिक एंड थ्योरी। ये क्या करता है कि ये इन्फॉर्म्ड डिबेट देता है, इन्फॉर्म्ड डिबेट बाय यूजिंग डेटा, लॉजिक एंड द थ्योरी। ओके, सेग्रीगेशन की बात करें, सेग्रीगेशन क्या है इस सब्जेक्ट की। ओके, तो इसमें क्या आ जाता है, इंट्रोडक्शन टू जेंडर एंड आइडेंटिटी स्टडीज। उसमें हम लोग जेंडर स्टडीज को पढ़ रहे होते हैं पूरे को, तो जेंडर की आइडेंटिटी क्या है। ओके, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम लोग। राइट, सो जेंडर की स्टडी, जेंडर की आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी स्टडी करेंगे। ओके, उसके बाद जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान
कैसे हुई डेवलपमेंट जेंडर की पाकिस्तान में। ओके, डेवलपमेंट की बात करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, डिफरेंसेस क्या है जेंडर स्टडीज में, विमेन स्टडीज में। ओके, और दूसरी भी चीज हम लोग इसमें ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन की डिबेट देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिबेट। ओके, की थीम्स की मैं बात करूं और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे मैं अगर आ जाऊं तो ये मैं आप इसके बाद जो मैं चीज करने लगूंगी, जो मैं करूंगी वो मैं करूंगी पास्ट पेपर एनालिसिस पूरी। फिर हम लोग जो है वो आएंगे मेन टॉपिक्स पे। इससे मैं आपको अभी मैं इस सब्जेक्ट के दरवाजे पे खड़े होके मैं आपको इसका पूरा जिस्ट बता रही हूँ कि आप जो है वो कैसे इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे, इम्पोर्टेंट थीम्स कौन सी कवर करेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। ओके, जेंडर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर और नर्चर की डिबेट। अब नेचर, एक नेचर अल्लाह पाक ने मेन एंड वुमेन को एक तो बायोलॉजिकल ऑर्गन्स की बेसिस पे ओके डिफरेंट बनाया है, राइट। तो ये एक नेचर, नेचर की डेवलपमेंट है। बट नर्चर की गई हैं चीजें, जैसे अगर कोई मेल है या मेन है, अगर वो रेड शूज पहनता है ना, या वो पिंक शर्ट पहनेगा, तो हमारी सोसाइटी कहेगी कि ये तो बड़ा कोई जो है वो फारिग बंदा है, इसने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है, इसने रेड कलर के शूज पहने हुए हैं, या ये जो है वो रो रहा है तो ये कमजोर वीक किस्म का इंसान है, राइट। सो ये क्या चीजें हैं, ये नर्चर्ड चीजें हैं। हालांकि जैसे ये है कि ये जो रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, वो भी कंस्ट्रक्टेड हैं, ये नर्चर्ड हैं, ये कंस्ट्रक्टेड हैं, ये कल्चर्ड हैं। ओके, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, ये सारी जो है वो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट की हैं जेंडर के लिए चीजें, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड हैं। ओके, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, अभी जैसे मैंने आपको बताया सेक्स एंड जेंडर में फर्क क्या है, एक नेचर की तरफ से है और एक नर्चर्ड चीजें हैं, राइट। सो ये डिफरेंस, ये डीपली हम लोग कवर करेंगे, बेफिक्र हो जाएं कैसे क्रोमोसोमल मेकअप से हम लोग डिफरेंट हैं, कैसे विमेन और मेन का जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, बात करने का स्टाइल कैसे अलग है, कैसे उनके जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल विमेन जो होती है उसको बियर्ड नहीं होती, बट मेन को होती है बियर्ड, राइट। सो आवाज डिफरेंट होती है, पिच डिफरेंट होती है। ओके, विमेन का बॉडी का शेप डिफरेंट होता है। ओके, ये सारी चीजें जो होती है ना वो सेक्स एंड जेंडर में आ जाती हैं। ओके, जो हम लोग कवर करेंगे, फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट थ्योरीज। ओके, फेमिनिज्म या फेमिनिस्ट थ्योरीज की बात करें तो फेमिनिस्ट थ्योरी, feminism and is a movement. Okay, types of feminism. Okay, inception and evolution of feminism, waves of feminism including fourth wave जो अभी continue है, emerging movement and the role of feminism in society, ये सारे क्या हैं, ये important topics हैं, themes जो हैं वो important themes हैं। नीचे आ जाती हूँ, स्टेटस ऑफ वीमेन इन पाकिस्तान, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में एंड डेवलपमेंट में, ये एस्पेक्ट भी इम्पोर्टेंट है जो एग्जाम में आती है। ओके, मैं आपको क्वेश्चंस जब दिखाऊंगी ना 10 इयर्स के पेपर्स की जो मैंने एनालिसिस की हुई है और बनाए हुए हैं क्वेश्चंस, वो मैं आपको सारे दिखाऊंगी कि कैसे वो इन थीम्स में फिट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो करेंगे। ओके, डेवलपमेंट थ्योरीज, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, दुनिया का ये जो निज़ाम है, सिस्टम है, उसमें कैसे ये जेंडर जो है वो, उसकी थ्योरीज जो है, जेंडर जो है वो रिलेट करता है। वर्ड सिस्टम थ्योरी उसमें क्या बताती है। ओके, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थ्योरी क्या बता रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है तो उसमें जेंडर कैसे जो है वो इवॉल्व हो रहा है, वो ये क्यों थ्योरी क्या बताती है जेंडर के बारे में, जेंडर एंड डेवलपमेंट के बारे में, रोल ऑफ लॉ जो है इन डेवलपमेंट क्या है, कैसे जो है वो इवॉल्व हुआ है जेंडर। ओके, कैसे सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है जेंडर को। ओके, सो
दूसरा जो सेगमेंट है जो हम लोग कवर करेंगे वो है सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, साइकोएनालिटिकल थ्योरीज, पॉलिटिकल थ्योरीज, फॉर्म्स ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस। अब ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा ये आते हैं इनसे रिलेटेड। बेफिक्र होके जो है वो ये आपको एस्पेक्ट कवर करनी है। ओके। अब ये जो चीजें लिखी हुई है ना मैंने, जैसे केस स्टडीज हो गई, ये आपको रिलेट करनी है। इसका थोड़ा सा जो है वो क्या करना है आपको, इसका जिस्ट निकाल के और देखेंगे केस इन पॉइंट लिख के ये थोड़ा थोड़ा आपको अपने आंसर में लिखना होगा। ओके। अब अगर मैं बात करूं कंक्लूजन की, तो जेंडर स्टडीज इज एन कॉम्प्रिहेंसिव इंटरडिसिप्लिनरी एंड अप्लाइड discipline. It requires gendered mindset, feminist discourse, theoretical understanding, and a strong use of the data to analyze the society critically and academically. Okay, इस सब्जेक्ट को आपने क्या करना है, ये कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है, इंटरडिसिप्लिनरी है, ये अप्लाई हो रहा है आप पे, आपकी सोसाइटी पे। तो आपको रिक्वायर ये है, आपसे डिमांडेड ये है कि जेंडर्ड माइंडसेट रखें, फेमिनिज्म डिस्कोर्स को अंडरस्टैंड करें, थियोरेटिकल प्रोस्पेक्टिव को देखें और डेटा को यूज करें सब्जेक्ट को पढ़ते वक्त और एनालाइज करते वक्त खुद को। जितने भी वायलेंसेस हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में वुमेन के अगेंस्ट, अभी जैसे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में ये हुआ था कि एक स्टंट किया था, एक उनके रिप्रेजेंटेटिव ने पार्लियामेंट में, वो जो अबाया पहन के आई थी, हिजाब करके आई थी, तो उनको क्या किया उन्होंने, अ, उनको हटा दिया उस ओहदे से। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके लिए हैं, आपकी सोसाइटी के लिए हैं, आपके इस कोर्स के लिए हैं कि आप उसमें ये इंक्लूड करें। सो इट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। देखें हम लोग इतनी मेहनत से आपके लिए लेक्चर बना रहे हैं, तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स देना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।